हाँ साथियों, आज हम भारत के प्राचीन महान मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक से एक तो भारतीय इतिहास में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आईएएस और आरएएस वगैरह में, वो बहुत अधिक आते हैं प्राचीन भारत में। दूसरा जो है, महान मौर्य वंश को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें एक गर्व का एहसास होता है, क्योंकि जिस वंश ने हमारे देश का पहली बार एकीकरण किया था, एकता के सूत्र में बांधा, भारत शब्द जो है सही मायने में मौर्य साम्राज्य में ही उजागर हुआ था। उससे पहले भारत एक नाम मात्र था, शब्द मात्र था, राजनीतिक रूप से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इसी कारण से एक तो हमें महान मौर्य वंश का जब अध्ययन करते हैं तो हमें जो है महान मौर्य वंश के बारे में गर्व तो होता ही है, साथ में हर एग्जाम में, आईएएस का हो, किसी भी प्रशासनिक सेवा में जो राज्य स्तर पर होती हैं, वहाँ भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो महान मौर्य वंश का जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले इसको जो है हम इसके बारे में जानने के जो साधन हैं, सोर्सेज ऑफ मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जो सोर्स हैं यानी कि साधन हैं, उनको बारे में जानेंगे। वो लिटरेचर भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है और अभिलेखीय साक्ष्य भी हैं। परंतु इनके बाद जो है हम उनकी राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि सबसे पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार मौर्य है और महान अशोक मौर्य है। इन तीन शासकों के बारे में मौर्य साम्राज्य में विस्तार से बताया जाएगा और हर प्रशासनिक सेवा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो कोई राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवा हो, इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आते हैं। तो हम आरंभ कर रहे हैं यहाँ महान मौर्य साम्राज्य। महान मौर्य साम्राज्य जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले कि इसमें जो है सोर्स यानी कि मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत या साधन, सोर्सेज। मौर्य साम्राज्य को जानने के जो साधन हैं उनमें साहित्यिक स्रोत, जिसमें हम जानते हैं कि साहित्य जो है, लिटरेचर हर युग में लिखा जाता रहा है। तो साहित्यिक स्रोत में हम सबसे मुख्य जो है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो थे वे भी महान थे, क्योंकि उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के जो है भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। इन दोनों के कारण ही आज हम जिस देश पर गर्व करते हैं वो इन्हीं की देन है हमारे लिए। तो महान मौर्य साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वास्तव में कौटिल्य जो है इनका नाम था विष्णुगुप्त, और चाणक्य का पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कूटनीति के माध्यम से पूरे देश का एकीकरण किया और नंद वंश जैसे साम्राज्य का विनाश किया, जो आम प्रजा के लिए जो है, आम जनता के लिए काफी विनाशकारी साबित हो रहा था। तो उसको नाश करके एक जो है इसमें शुभ साम्राज्य या सभी आम प्रजा के विषय में जो सोचने वाला साम्राज्य है, उसकी स्थापना में योगदान दिया कौटिल्य ने। इसके अलावा जो है विशाख दत्त एक गुप्त युग में हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है मुद्रा राक्षस, जहां अर्थशास्त्र, नाम इसका अर्थशास्त्र है किंतु वास्तव में यह एक राजनीतिक ग्रंथ है और भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वहीं विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो है, जिसके बारे में मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, मुद्रा राक्षस भारत का पहला जासूसी नाटक है, भारत का प्रथम जासूसी नाटक। गुप्त युग में विशाख दत्त ने इसको लिखा था और मौर्य साम्राज्य की कम से कम 800-900 वर्षों बाद इस ग्रंथ की रचना की गई है, मुद्रा राक्षस, जो कि भारत का पहला जासूसी नाटक है। जैसे कि अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, वैसे ही मुद्रा राक्षस भारत का पहला जासूसी नाटक है, पर दोनों से ही महान मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त जो है पुराण, हमारे भारत में जो है ब्राह्मण साहित्य के दौरान 18 पुराण लिखे गए। 18 पुराणों में से
विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश के बारे में बताता है। 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण है जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मौर्य राजाओं की वंशावली के बारे में बताता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जैन ग्रंथ भी हैं, जैन धर्म से संबंधित। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन भी महान मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो है बौद्ध ग्रंथों में हम लेते हैं दीप वंश और महावंश और दिव्यावदान। जैन ग्रंथ हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, ये हमें मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करने वाले साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्य में विदेशियों का विवरण भी है जिसका भी हम यहां उल्लेख करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि विदेशी विवरण कैसे आया। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो विदेशियों से इनके वैवाहिक संबंध बने। उस दौरान जो है विदेशी लेखकों ने भी इनके बारे में लिखना आरंभ किया था, यूनानी लेखक खासकर। और एक यूनानी लेखक तो भारत में राजदूत के तौर पर भी रहा। पाटलिपुत्र में 12 वर्षों तक मेगस्थनीज रहा था सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। उसने भी अपना ग्रंथ लिखा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ है और इस ग्रंथ में जो है तत्कालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी दी गई है। मेगस्थनीज की इंडिका के अतिरिक्त जो है जब वैवाहिक संबंध बने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से विवाह किया, तो ये किसी भी भारतीय शासक का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, किसी भी राजा ने किसी विदेशी राजकुमारी से पहली बार विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यह है आज से करीब 2300 वर्ष पूर्व, 2300 साल से भी पहले, ठीक है। और 2300 वर्ष से भी पहले जो है यह विवाह हुआ, इसलिए किसी भी भारतीय शासक का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो वहां से जो वैवाहिक संबंध बने तो यूनानी लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा। उनमें मेगस्थनीज प्रथम है और मेगस्थनीज संभवतः पहला विदेशी राजदूत है जो भारत में आया था। तो यह अपने आप में एक प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत कौन था, तो वो था मेगस्थनीज। और किसी भी भारतीय राजा ने किसी विदेशी राजकुमारी से विवाह किया, ये पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जो इस महान साम्राज्य का संस्थापक था, फाउंडर था। तो ये हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त अभिलेख यानी कि पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक सामान्य स्टूडेंट को बताने के लिए इतना ही है कि पुरातत्व यानी कि खुदाई के दौरान हमें कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, जो प्राचीन नगर दब गए हैं, प्राचीन स्मारक हैं, सिक्के इत्यादि हैं, अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख किसी भी भारतीय शासक के पहले अभिलेख हैं। भारत में अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक था। सीडीएस के एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है यह क्वेश्चन कि भारत के इतिहास में अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक कौन था। अशोक मौर्य, जो महान चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो अशोक के अभिलेख पूरे भारत से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि भारत में अधिकांश क्षेत्र पर मौर्य वंश का राजा शासन स्थापित था। हम थोड़ा सा उसके बारे में मैं नक्शे में यहां जिक्र करता हूं कि मौर्य साम्राज्य कितना विशाल था। मौर्य साम्राज्य के विषय में इनकी राजनीतिक जो जानकारी है, शासक जो है राजनीतिक, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य जो पहला शासक था जिसने इस वंश की स्थापना की थी, 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 298 ईसा पूर्व, इनका समय यह है। करीब 24 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार मौर्य
298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, और विश्व का सबसे महान शासक अब अशोक मौर्य। अशोक मौर्य को हमारे भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भी एक स्थान दिया गया। आज भारतीय जो भी रुपए होते हैं उन पर अशोक स्तंभ छपा होता है, या अशोक स्तंभ एक जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी है। अशोक चक्र आप सभी परिचित हैं। अशोक चक्र जो है राष्ट्रीय ध्वज में बीचों बीच है। तो अशोक मौर्य विश्व का महान शासक था और इसने करीब 273 ईसा पूर्व से 235 ईसा पूर्व तक शासन किया। एक बहुत ही लंबे समय तक इसने शासन किया था ये, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबे समय तक रहा इनका शासन। विश्व के महानतम शासकों में अशोक की गिनती आती है। और फिर अशोक की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ और अंतिम शासक था बृहद्रथ। 184 बीसी में इसी के सेनापति ने इसकी हत्या कर दी और करीब 138 सालों तक ये 322 बीसी से 184 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक इस महान मौर्य साम्राज्य ने 138 वर्ष तक जो है शासन किया और भारत को एकता के सूत्र में बांध के रखा, देश का एकीकरण किया। इसीलिए जिस पर हम भारत पर गर्व करते हैं, जो पहले मौर्य साम्राज्य से पूर्व एक मात्र शब्द था, जिसे राजनीतिक रूप दिया, पूरे देश का एकीकरण करके इस देश का नाम इन्होंने किया। तो महान मौर्य साम्राज्य के इन 3 महान शासकों की हम यहां गिनती करते हैं। मौर्य साम्राज्य की विशालता की मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, और मैं छोटा नक्शा बना रहा हूं यहां बोर्ड पर, ज्यादा बड़ा नहीं, उसमें बस समझ में आ जाए आप स्टूडेंट्स को। ये भारत है और जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान अभी ही बना है, ज्यादा पुराना नहीं है। मौर्य साम्राज्य तक तो यहीं तक था। और जब भारत में यहां ये पाटलिपुत्र, आज का पटना, ये इनकी राजधानी थी। आज जिसे हम पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी, पूरे देश पर इनका साम्राज्य था। और यहां तक कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया, सेल्यूकस को जब पराजित किया तो उसने भी अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिए थे, जैसे कि एरिया, जिसे हम आज हेरात कहते हैं, अराकोशिया जिसे हम आज कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया जिसे हम आज बलूचिस्तान कहते हैं जो पाकिस्तान में है, और पैरोपनिस्टे जो वर्तमान में काबुल है। यूनानी शासक जब चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ तब उसने अपने 4 प्रांत दिए थे। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। जब ये 4 प्रांत सम्मिलित होते हैं तो महान मौर्य साम्राज्य भारत में बहुत दूर तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक। फारस यानी कि पर्शिया, ईरान से इसकी सीमा टच करती थी। इतना विशाल साम्राज्य किसी भी बाद में किसी भी राजवंश के पास भारत में नहीं रहा। विदेशी इतिहासकार वी ए स्मिथ का कहना है, जब विदेशी इतिहासकार वी ए स्मिथ ने यह कहा कि मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था कि मुगल उसके लिए तरसते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। मुगल उसके लिए तरसते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। इतना विशाल साम्राज्य था इनका, मौर्य वंश का। ना मुगलों के पास था, ना अंग्रेजों के पास इतना भारत आया। तो वी ए स्मिथ का यह कोटेशन बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इस वंश के बारे में। तो हम अब आरंभ कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परिस्थितियां कैसी बनी। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक संयुक्त सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का वास्तविक नाम था अलेक्जेंडर। भारतीय लोग उसे सिकंदर के नाम से ही जानते हैं, पर यूनानी था अलेक्जेंडर, उसका नाम था। मैसेडोनिया यूनान में एक प्रांत है, वहां का शासक था और उसका सपना था पूरे विश्व विजय का। उसी क्रम में वो भारत की ओर आकर्षित हुआ। पहले उसने पर्शिया को जीता और पर्शिया के पश्चात भारत की ओर आया। और उस समय यहां पर एक भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, और यहां पर राजनीति का एक जो था शिक्षक वो था चाणक्य। तो सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य को काफी अंदर से टूट गया। उसने कहा इस प्रकार से भारत टुकड़ों में बटा हुआ है, भारत बिल्कुल टुकड़ों में बटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी इसको जीत लेगा। उस समय भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा जहां आज पाकिस्तान है, वहां पाकिस्तान वाली जगह पर 28 छोटे छोटे राज्य थे, 28। ऐसे में उनको हराना बिल्कुल आसान था क्योंकि वो टुकड़ों में बटे हुए थे और एक दूसरे की सहायता भी नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में क्या है कि सिकंदर का आक्रमण हुआ तो सबसे ज्यादा आहत होने वाला व्यक्ति था एक राजनीति का शिक्षक चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। एक ब्राह्मण था जिसने एक बाद में यह सपना देखा कि हम इस देश को एकीकृत करें, नहीं तो सिकंदर के पश्चात कोई और भी आ सकता है, तो भारत को लगातार कुचलते रहेंगे, रोनते रहेंगे। ऐसी स्थिति में विष्णुगुप्त चाणक्य जो था उसने देश को एकीकरण करने की ठानी और इसी क्रम में उसने जो है मगध से बातचीत की। मगध पर उस समय नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था। धनानंद जो था वो टैक्स इतने लगा चुका था अपनी प्रजा पर कि जनता में अलोकप्रिय हो गया। जनता में अलोकप्रिय होने के कारण जो है जनता उससे क्षुब्ध थी, दुखी थी, वो परिवर्तन चाहती थी जनता। तो ऐसी स्थिति में जो है वही एक समय था जब चाणक्य धनानंद के समक्ष पहुंचा और उसने धनानंद को एक प्रस्ताव किया कि संपूर्ण भारत का नेतृत्व कीजिए और यूनानियों को मार भगाइए। धनानंद को यह बात समझ में नहीं आई और उसने उस ब्राह्मण का अपमान करके दरबार से बाहर फेंक दिया। और उसी समय चाणक्य ने अपनी शिखा की गांठ खोली और शिखा खोल दी और उसके पश्चात यह संकल्प किया, एक प्रतिज्ञा दी कि जब तक मैं इस देश का एकीकरण नहीं कर दूंगा, इस देश को एकता के सूत्र में नहीं मान दूंगा और नंद वंश जैसे साम्राज्य का विनाश नहीं करूंगा, तब तक मैं इस शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। और एक साधारण से शिक्षक ने ऐसा कार्य कर दिखाया। आचार्य चाणक्य की एक बात अब इस समय मुझे याद आ रही है कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उसे पूरा भी किया। तब उन्होंने अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और सृष्टि उसकी गोद में पनते हैं। यानी वो चाहता है तो पूरे विश्व को उजाड़ सकता है, वो चाहे तो इस विश्व को बना सकता है। तो ये बात आचार्य चाणक्य ने 2300 साल पहले कही थी कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। उसने जब वो पाटलिपुत्र से अपमानित होकर के जा रहा था, पाटलिपुत्र की वीथियों से, वीथियां यानी कि रास्ते या मार्ग, पाटलिपुत्र की वीथियों से वो जो गुजर रहा था तो मार्ग में कुछ किशोर जो थे, किशोरावस्था में टीनेजर बच्चे एक खेल खेल रहे थे और उस खेल का नाम था राज किंगडम। ठीक है, राजा और मंत्री, सेनापति, चोर, सिपाही, इसमें सभी बच्चे, कोई राजा बना है, कोई चोर, कोई सिपाही, कोई सेनापति, तो राज किंगडम खेल खेल रहे थे। आचार्य चाणक्य ने उनको देखने कुछ देर रुक गए। उन्होंने देखा कि जो ऊंचे सिंहासन बना करके बैठा है किसी पत्थर पर और वो न्याय जब कर रहा है तो इतना शानदार तरीके से कर रहा है, उसकी बुद्धि से इतना प्रभावित हुए आचार्य चाणक्य। उन्होंने उससे नाम पूछा, तब उसने अपना नाम चंद्रगुप्त बताया।
चंद्रगुप्त जो है उसके मामा, कई स्थानों पर लिखा है किसी शिकारी ने उसे खरीद लिया था बचपन में, तो संभवतः एक स्थान पर उसके मामा का उल्लेख हुआ है। तो उसके मामा ने उसे 1000 कार्षापणों में बेच दिया आचार्य चाणक्य को। कार्षापण उस समय की मुद्रा का नाम है। आज हम रुपया कह देते हैं, उस समय उस मुद्रा को मौर्य युग में मुद्रा का नाम था पण या कार्षापण। तो 1000 कार्षापणों में चंद्रगुप्त को किशोरावस्था में खरीद दिया और निरंतर 8 वर्ष तक तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हुई। शिक्षा भी क्षत्रियों के प्रकार से, क्योंकि वो क्षत्रिय ही था, तो शिक्षा क्षत्रियों की भांति हुई, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और एक राजा बनने के जो शिक्षा होती है उस सभी शिक्षा 8 वर्षों में दी। धीरे धीरे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के अपने स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ और आसपास जो है जन जागृति के द्वारा एक सेना गठित की और सेना का गठन करने के पश्चात छोटे छोटे छापामार युद्ध करके जो है उसने यूनानियों को यहां से खदेड़ दिया। सिकंदर के पश्चात जो यूनानी थे उन्हें उन्होंने खदेड़ दिया और धीरे धीरे जो है उत्तर पश्चिम भारत पर उन्होंने अधिकार कर दिया। उन्होंने जब सेना का गठन किया तो एक बार उन्होंने धनानंद पर भी आक्रमण किया, किंतु डायरेक्ट धनानंद पर आक्रमण करने के कारण जो है उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा पहले। फिर धीरे धीरे उन्होंने पहले पंजाब को जीता, फिर पंजाब से पूर्व की ओर बढ़ते गए और फिर उन्होंने मगध को जीत लिया और ये क्रम 322 बीसी ईसा पूर्व से चला और 315 ईसा पूर्व के बीच में उन्होंने संपूर्ण मगध पर और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार बना लिया था। और उसके पश्चात जो है हम देखते हैं कि इनका साम्राज्य बहुत विशाल हो गया। अब 305 ईसा पूर्व में एक भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध था चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी जो सीरिया का शासक था सेल्यूकस। यह युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ है। ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से भी पहले। तो ईसा पूर्व लिखा जाता है। जितनी घटनाएं 2019 जो चल रहा है ये एडी है, एनो डोमिनी। उससे पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो 305 ईसा पूर्व में यूनानी सीरिया के नरेश अंतियोकस प्रथम के पुत्र सेल्यूकस ने आक्रमण किया। भारत को वो अपना क्षेत्र मानते थे सिकंदर के समय से ही, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया। किंतु सिकंदर के आक्रमण के समय की परिस्थितियां और अब बहुत अंतर आ चुका था। 18 वर्षों में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने देश का एकीकरण कर दिया, देश को एकता के सूत्र में बांध दिया था। और पहले छोटे सिकंदर के आक्रमण के समय भारत टुकड़ों में विभक्त था। ऐसी स्थिति में जो है सेल्यूकस को पराजय का मुंह देखना पड़ा और वो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि सेल्यूकस को 4 प्रांत देने पड़े, एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरोपनिस्टई। साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और यह किसी भी भारतीय राजा का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है अब तक ज्ञात। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने समय में अकाल और सूखे का भी ध्यान रखा और इस बात की जानकारी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेख हैं। सहगोरा उत्तर प्रदेश और महास्थान वर्तमान में बांग्लादेश में है। वहां अभिलेखों में एक बात ज्ञात होती है, लिखा हुआ है, एक 4 पंक्तियों का है और एक 6 पंक्तियों का। दोनों अभिलेखों में लिखा है, अन्न भंडारों का जिक्र किया है कि जब अकाल या सूखा पड़ जाएगा तो अन्न भंडारों का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि राशनिंग व्यवस्था जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आरंभ हो चुकी थी। राशनिंग यानी अन्न को जमा करने की, ताकि सूखा या अकाल पड़ने पर उस अन्न का उपयोग गरीबों में या जिनको आवश्यकता है जरूरतमंदों में बांटा जा सके। इससे एक तो ये सिद्ध होता है कि बांग्लादेश में महास्थान जगह से अभिलेख प्राप्त हुआ तो वहां तक मौर्यों का अधिकार था। दूसरी बात कि मौर्य साम्राज्य आम जनता, प्रजा के विषय में
पहले से ही, जिसको हम पहले से एडवांस कह सकते हैं, एडवांस में ही सोच के रखता था, जिसे हम कहते हैं जन कल्याण। एक बार आईएएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य राज ने जन कल्याण का आधार था, सिद्ध कीजिए थी। तो जब हम ये बात बताते हैं कि मौर्य राज ने यानी मौर्य प्रशासन जन कल्याण का आधार था, यानी लोगों के बारे में, जनता के बारे में सोचता था, उनके कल्याण के विषय में, तब हम इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में महास्थान, अभिलेख और सहगोरा ताम्रपत्र से अन्न भंडारों की बात होती है, अन्नागारों की बात होती है, जो जमा करके रखे गए थे और लोगों के आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दिया जा सके। तो ये कुछ बातें हमें सिद्ध करती हैं कि मौर्य राज ने या मौर्य प्रशासन जन कल्याण का आधार था। यह आईएएस मुख्य परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों की भलाई या जन कल्याण के लिए कार्य किए, इसमें कोई भी शक नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर, वर्तमान में गुजरात का क्षेत्र है, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था पुष्यगुप्त वेश्य। पुष्यगुप्त वेश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर सौराष्ट्र प्रांत में उर्जियत पर्वत पर 2 नदियों पर बांध बनाया और एक झील का निर्माण किया। यानी कि किसान, कृषक समुदाय के बारे में सोचा ताकि उनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके, और उर्जियत पर्वत पर 2 नदियों पर बांध बना करके सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का उल्लेख अशोक के समय में भी हुआ, रुद्रदामन के समय में हुआ, शक राजा, और गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में। यानी कि इस झील ने करीब 800 वर्षों तक सिंचाई के लिए काम में आई थी। सिंचाई के लिए करीब 800 वर्ष तक ये कार्य में आती रही। कई राजवंशों के समय में सिंचाई इस झील से हुई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके एक गवर्नर, प्रांत के गवर्नर, राज्यपाल जिसको हम आज कहते हैं, पुष्यगुप्त वेश्य ने उर्जियत पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील, मैंने जैसे कि कहा, 2 नदियों पर बांध बनाकर की गई थी, और वे 2 नदियां हैं पनाशिनी और स्वर्णसिक्ता। ये 2 नदियां गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में थी, जूनागढ़ जहां है, और यहां उर्जियत पर्वत पर इस झील का निर्माण करवाएगा, इन दोनों नदियों पर बांध बना करके, पनाशनी और स्वर्णसिक्ता नदियों पर। सिंचाई के बारे में, किसानों के विषय में भी सोचा। तो यह भी एक हम बता सकते हैं कि मौर्य प्रशासन जन कल्याण का आधार था, यानी जनता के विषय में सोचता था। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो अशोक के 14वां शिलालेख जो है, जिसे हम पृथक कलिंग अभिलेख भी कहते हैं, उसकी शुरुआत जो होती है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। उसमें यह वाक्य लिखा हुआ पाली भाषा में है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय राजा यानी कि शासक और सामान्य प्रजा के बीच पिता और पुत्र का संबंध था। पिता अपने पुत्र का कितना विनाश चाहता है या कितना कल्याण चाहता है, हम सभी इससे परिचित हैं। लगभग सभी पिता अपने संतान के विषय में जो है अच्छा ही चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं। तो ये वाक्य हमें सिद्ध करता है कि मौर्य शासक बिल्कुल भी जो है जन कल्याण के संबंध में ही सोचते थे। इसका उदाहरण अशोक के समय में तो बहुत अधिक मिलता है, वहां हम बहुत कुछ लिख सकते हैं इस विषय में। जबकि आईएएस और आरएस प्री के अंदर भी जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। सुदर्शन झील पर मैं अभी तक 4 बार प्रश्न देख चुका हूं। आईएएस में तरह तरह से पूछा जाता है। कभी कभी इसकी मरम्मत पूछी जाती है कि किसने करवाई, जो समय समय पर हम बताएंगे। कभी किसने बनवाया, किस स्थान पर बनवाया, तो ये सब बातें इसमें आ रही हैं। एक जो बात और है कि सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत को जो है पाटलिपुत्र, जो इनकी राजधानी थी, आज पटना है, पाटलिपुत्र राजधानी में अपने एक राजदूत यानी एम्बेसडर को छोड़ा। उसका नाम था मेगास्थनीज। ये 12 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा और इसने वहां के
नगर प्रशासन के विषय में लिखा और इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका। एक क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार जो आता है एग्जाम्स में कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। यह क्वेश्चन कई बार तथ्यात्मक रूप से पूछा जाता है। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में आज पटना है और बिहार की राजधानी है, यह बहुत पूर्व में निर्माण किया गया था हर्यक वंश के शासक ने। हर्यक वंश का शासक था उदयन, जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र एक स्थान की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से पाटलिपुत्र जो है बहुत ही ऊंचाइयां छुआ विकास के क्रम में, और अगले कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक पाटलिपुत्र जो है भारत का केंद्र बिंदु रहा। गुप्त साम्राज्य जो करीब 300 वर्षों तक था, उसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र था। गुप्तों के पश्चात पाटलिपुत्र जो है अपना वैभव खो चुका था। मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य के बीच में पाटलिपुत्र अपने विकास के चरम उत्कर्ष पर था। भारत में सभी व्यापारिक मार्ग वहां से गुजरते थे, बहुत बड़ा फनफून रहा था, वैभव में था। किंतु गुप्तों के पश्चात, गुप्तों के पराभव के पश्चात पाटलिपुत्र का भी पराभव दिखाई देता है और उसका स्थान कुछ समय बाद कन्नौज ने ले लिया था। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का, हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बात कर रहे हैं। इनके विषय में जो प्रश्न आते हैं, एक ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जब उसने 24 वर्षीय साम्राज्य को संभाला, प्रशासन को संभाला, उस दौरान 12 वर्षों तक पाटलिपुत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। और महास्थान इस बात का जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है। और जैन ग्रंथों में यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया, उन्हीं के साथ वो दक्षिण भारत जो है प्रयाण कर गए। प्रयाण मतलब वहां चले गए। दक्षिण भारत प्रयाण करने के पश्चात कर्नाटक में एक स्थान है, यहां पर कर्नाटक में जो स्थान है उसका नाम है श्रवण बेलगोला, कर्नाटका। उन्होंने अपना दक्षिण में केंद्र जो बनाया कर्नाटका में श्रवण बेलगोला नामक स्थान को। वहीं पर एक जैन धर्म में विधि है जिसमें अन्न जल का त्याग किया जाता है और अन्न जल का त्याग कर मृत्यु का वरण किया जाता है। और कर्नाटक में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए और इस विधि को कहते हैं जिसमें अन्न जल का त्याग किया जाए, संदेखना। राजस्थान में इसे संथारा कहा जाता है। जैन समुदाय में यह होती है संदेखना या संथारा। संदेखना सभी ग्रंथों में मिलता है, जहां जैन ग्रंथों में भी, किंतु संथारा राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। तो संदेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। इसमें अन्न जल का त्याग किया जाता है। उसके बाद जो है उसकी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो जाती है। सभी जैन तीर्थंकर, 24 जैन तीर्थंकर हुए, सभी ने इस विधि का प्रयोग किया अपनी मृत्यु के लिए। और इसी प्रकार अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दक्षिण भारत में 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए, दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर कर्नाटका में संदेखना विधि से। और आज भी इस बात का प्रमाण है कि संदेखना विधि का प्रयोग जब उन्होंने किया था वो स्थान साउथ इंडिया में कर्नाटका में है। और कर्नाटका में जो स्थान है वहां आज भी चंद्रगिरी नामक बस्ती एक मंदिर बना हुआ है और उस पहाड़ी का नाम जो वहां वो संदेखना विधि का प्रयोग किया, चंद्र पहाड़ी का नाम है चंद्र पहाड़ी। तो इस बात के प्रमाण हमें स्पष्ट होते हैं। और दक्षिण भारत के ग्रंथ हैं संगम साहित्य में अहनानूर और पुरनानूर। अहनानूर और पुरनानूर में भी ये बात की जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत में की विजय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी। तो इस बात के भी हमें प्रमाण है। एक जैन धर्म से संबंधित, जैसे कि हम सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और उसी विधि से अपने प्राण त्यागे।
उन्होंने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया था। और इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने पाटलिपुत्र में उनके समय में 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। जैन संगीति का मतलब है परिषद, काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र या मगध के शासक थे। उनके समय में इसका प्रयोग किया गया है। उनके समय में मतलब ये सभा बुलाई गई थी। और इसके जो प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसमें, परंतु क्या हुआ कि इन सभा में दो गुट बन गए, गुटबाजी हो गई साधु संतों में और भयंकर झगड़ा, हिंसा का प्रयोग भी किया गया और दो व्यक्ति अलग अलग अपने ग्रुपों को लेकर चले गए। स्थूलभद्र के अनुयायी जो है वो अलग कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी जो वस्त्र नहीं पहनते थे वो अलग नाम से जाने गए। जैन धर्म दो भागों में बंट गया वस्त्रों के आधार पर। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए उन्हें श्वेतांबर कहा गया और जिन्होंने वस्त्र नहीं पहने जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्हें दिगंबर जैन कहा जाने लगा। तो पाटलिपुत्र में जैन समुदाय दो भागों में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहलाए जिन्होंने वस्त्रों को ग्रहण नहीं किया, और श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले अनुयायी स्थूलभद्र के थे और श्वेतांबर कहलाए। तो ये एक बहुत बड़ी उस समय घटना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य की जो कुछ गतिविधियां हैं, जो प्रश्न आते हैं, इनमें हमने उनका विचार किया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय पूछी जाए तो पंजाब पर थी। उसके पश्चात उन्होंने पूरब में प्रयाण किया और एक बड़ी सेना का, यहां तक कि एक यूनानी लेखक है, यूनानी लेखक का नाम है जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को चोरों और डाकुओं का गिरोह की संज्ञा दी है। जस्टिन ने कहा कि करीब जो है 6 लाख से अधिक सेना जो चोरों और डाकुओं का गिरोह मात्र थी, उसने संपूर्ण भारत को रौंद दिया और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में यह कार्य किया गया था। ये जस्टिन महोदय जो है इस बात को कहते हैं, जो कि एक यूनानी लेखक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महान साम्राज्य को स्थापित करके जो भारत का एकीकरण किया, भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, ये एक अब उस समय की अभूतपूर्व घटना है। आज हम सभी भारतीय हमारे देश पर गर्व करते हैं, परंतु ये हमें ज्ञात नहीं है कि इससे एकता में किसने किया, जबकि हम सभी उससे पहले भारत शब्द मात्र था। कौटिल्य यानी कि चाणक्य की सोच ही थी ये, उसकी सोच में भारत था। एक बार चाणक्य से यह कहा गया था कि आपकी जन्मभूमि तो पाटलिपुत्र है या मगध है, तो आप भारत के बारे में क्यों बात करते हो। तब उसने उनको, जो भी अन्य प्रांत थे, उनको समझाने का प्रयास किया, न ही पाटलिपुत्र न ही मगध मेरी जन्मस्थली है, मेरी संपूर्ण भारत मेरी माता है, संपूर्ण भारत ही मेरी जन्मभूमि है। आज भी हम स्टूडेंट्स, आप सभी जानते ही हैं कि हम सभी जानते हैं कि आप कहां से आए हो। आप कहते हो कि मैं गंगानगर से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं राजस्थान से हूं। ऐसा बहुत देखा जाता है। चक दे इंडिया एक मूवी आई थी, उसमें भी ये वो टीम जब आती है तो उससे पूछा जाता है कोच के द्वारा लड़कियों से, तो वो लड़कियां बताती हैं कि मैं चंडीगढ़ से हूं, मैं पंजाब से, मैं झारखंड से। एक लड़की आकर के कहती है कि मैं भारत से हूं या इंडिया से। तो हम जो सोच अभी भी हमारी, वो अभी एक देश के राष्ट्र के प्रति नहीं बन पाई है। उससे 2300 वर्ष पहले कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य ने जीवित किया था और उस सोच को जो है क्रियान्वित करते हुए पूरे देश का एकीकरण किया, जिस पर हम लोग गर्व करते हैं। अभी पाकिस्तान को हराया ही था, तब हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। किसने हराया था? भारतीय टीम ने। तो भारतीय टीम थी, गंगानगर की या कोई नाथगढ़ या कालिया की टीम नहीं थी वो, ठीक है। तो एक देश के बारे में हमारे मन में जो है कुछ बातें होनी चाहिए। तो मैंने जब इस शीर्षक को आरंभ किया था तो मैंने एक बात कही थी कि मौर्य साम्राज्य के विषय में जो प्रश्न आते हैं वो तो हमारे काम के ही हैं, सामान्य अध्ययन हो चाहे विशेष अध्ययन, वहां हम परीक्षा में परीक्षा उपयोगी भी हैं। साथ ही साथ जो है
ये मौर्य साम्राज्य का जब अध्ययन किया जाता है तो हमारे मन में एक गर्व का एहसास भी होता है कि हम उस महान मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। वी ए स्मिथ ने भी यहां तक कह दिया था कि महान मौर्य साम्राज्य इतना विशाल और जन कल्याण का आधार था कि मुगल उसके लिए तरसते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। तो ये महान मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ बातें हमने यहां संक्षेप में चर्चा की हैं। आगे हम बिंदुसार और अशोक की चर्चा करेंगे।